सन्मार्ग के प्रदाता वरहंत मेरे मस्तक आदम हो मेरे चक्षु साधु हो हृदय में बन पाए हम मुमुक्षु शुक्रदेव गुरु भक्ति त्रैरत्न की हो शक्ति अध्यात्म की हो युक्ति मंदिर मिलेगी मुक्ति गुरुवर के बोल लगते ज्यों कुंद कुंद वाणी लख उनकी चरिया तेरे लाखों भव्य प्राणी कर्तव्य निष्ठ जीवन उपकारी होए तन मन श्रद्धा सहित हो चिंतन बने कर्म मुक्त चेतन साधन सब हमारे बचपन हो या जवानी मिल जाए एक रंग में पहले मिले जो पानी पापों का जब हो तांडव पहले बनूं मैं कायर जब धर्म की हो बेला पहले हो हम उजागर संपत्ति जब निकट हो बन जाऊं मैं विनय वीर विपदाएं आवे सम्मुख छोड़ूं कभी न मैं भी जब तन में उपजे व्याधि या मन में होवे आदि न चाहूं कुछ उपाधि गुरु पद में हो समाधि। कल्पना करो कोई एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा एक स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में उसके लिए कुछ वार्तालाप करने की जिद हुई अपने किसी दोस्त से। तो उस दोस्त से जब वो स्वप्न में वार्तालाप कर रहा है तो उस भाषा के सेंटेंसेस बनाते वक्त वो भावों को उनमें पिरोने का प्रयास करता है और भावों में जैसी शब्द उसमें गुप्त करता है कुछ मिस्टेक कर रहा है उससे पूरे भाव उस स्वप्न में अपने उस मित्र के पास पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं ना उसके भाव आगे बढ़ पा रहे हैं ना उसके डायलॉग्स आगे बढ़ पा रहे हैं और ना उसको स्वप्न आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो स्वप्न देखने वाला अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी स्वप्न को आगे न बढ़ते वक्त जहां सोया हुआ है वहां पर मशक्कत करता है। उसके शरीर में एक अलग ही जब कुछ आप काम कर रहे हो स्वप्न में कुछ काम करते करते यदि आपको ये लगता है क्या लगता है कि यदि आप वहां पर कुछ क्रांतिकारी कदम उठाना चाहते हैं या कुछ कदम उठाना चाहते हैं और आपका काम प्रॉपर नहीं होता तो वहां पर पसीना छूटने लग जाता है और पसीना कैसे आप यहाँ देखो व्यवस्था मतलब और ऐसी पसीना छूटता है। यहाँ की व्यवस्थाओं को जैसा व्यवस्थित चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। तो जो काम जो चल रहा है वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता तो पसीना छूटता है। अब उसका वो स्वप्न आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब उसका स्वप्न आगे नहीं बढ़ता तो धीरे धीरे करते करते पसीना छूटता है, पसीना नहीं छूटता। अब अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही निर्माण नहीं होने के कारण जब उसका स्वप्न आगे नहीं बढ़ पा रहा तो फिर उसका जीवन आगे कैसे बढ़ पाएगा आप सोचो।
स्वप्न की चीज साकार हो वो तब जब कभी स्वप्न में ही साकार हो पा रही है। तो जिंदगी में साकार होने की जो जिद है, मान लो उस भाषा के नहीं आने के कारण आपको हो रहा है। अब आपका वो बच्चा जब वो साकार रूप में होता है तो उसकी आधी से ज्यादा उम्र तो उस भाषा के निर्माण में खप जाती है, और आधी से ज्यादा उम्र जब उस भाषा के निर्माण में खप जाती होती है तो धीरे धीरे करके उसके लिए और मशक्कत करनी पड़ती उन भावों को अपने पास लाने में। पहले भी कहा आप लोग व्यवस्थाएं करने से कर लिया करो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर कोई देख करके नहीं बोला जा रहा है, ना स्वप्न में बोला जा रहा है, साक्षात बोला जा रहा है, स्वप्न की बात को बोला जा रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है, तब जाके हम सब निकल पाते हैं। तो सुनो, अब उन भाषा के शब्दों को निर्माण करने के लिए भावों को याद नहीं रखता, रटता है, और रटते 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 उसके पास कॉन्सेप्ट्स गायब होने लग जाते हैं। और जब कॉन्सेप्ट्स गायब होते हैं तो उसके जीवन में जब तक भाषा आ पाती है तब तक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके होते हैं। अब क्या करे वो, जिस उसने पुल को तैयार किया था और पुल को बनाने में बहुत अच्छा लोहा लगे, अच्छा कंक्रीट लगे, अच्छा सीमेंट लगे, सब कुछ मटेरियल अच्छा लगा, लेकिन जो दो किनारे थे वो किनारों में से एक किनारे की मिट्टी ढह गई। अब पुल क्या करेगा, पूरा का पूरा पुल धराशायी हो रहा है। ऐसे ही उस अंग्रेजी भाषा का पुल जो आप यहाँ से वहां तक अपनी बात को, अपने शब्दों को पहुंचाने के लिए तैयार करते हो, जब तक उसके पास कॉन्सेप्ट्स होते थे तब तक वो भाषा की मुठभेड़ में जूझता रहा, और जैसे उसके पास भाषा तैयार हुई उसके कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। दोहरी मानसिकता के साथ वो जीता है। घर में 18 घंटे बोलता है आपकी भाषा, और स्कूल में 6 घंटे बोलता है वो भाषा जिस भाषा में मात्र उसको अपने प्रश्नों के उत्तर देने में जीवन के समाधान नहीं खोजते हैं। जीवन के समाधान खोजने के लिए आपकी स्वयं की मातृभाषा जो आपके परिवेश में पढ़कर आपके साथ घूमती है वही काम आती है, क्योंकि आहत दिल को राहत मातृभाषा दे पाती है। आपका आहत दिल हो गया है तो उसमें यदि आप किसी के पास पहुंचो संवेदना को देने के लिए, आई एम वेरी सैड, मैंने वो बोलेगा सुनो बहुत बड़ा है इंग्लिश बचाने वाले, चलो यहाँ से संवेदना को देने के लिए, उसके साथ आत्मीयता को दिलाने के लिए आपको अपनी मातृभाषा काम आती है। आहत दिल को राहत देने के लिए जब मातृभाषा काम आती है तो फिर किस राहत के तहत आप आहत होना चाहते हैं विदेशी भाषा को सीख करके। अब सुनो, इसके बाद जब आपके मन में बात आती है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। वचन शुद्धि मातृभाषा पर अधिकार होकर के हो सकती है या विदेशी भाषा पर अधिकार होकर हो सकती है, आपको देखना है। और जब वचन शुद्धि विदेशी भाषा पर अधिकार होने के बाद नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? वचन शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप शुद्ध वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। वचन शुद्धि का अर्थ ये है कि जो आपके मन में चल रहा जैसा आप बोल रहे हैं। वचन शुद्धि मान वचन काम नहीं आते, आपके मन में जो है आप वचन से बोल रहे, इसका नाम वचन शुद्धि है। लेकिन मन में तो आपकी मातृभाषा है और वचनों में विदेशी भाषा है, आपकी वचन शुद्धि गायब हो गई। यानी कि आपके 16 में से 16 शुद्धि होती ना, एक ने बताया था 16 शुद्धि मतलब नवदा भक्ति और साकारता के 7 गुण। नवदा भक्ति में कौन कौन से? पढ़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि, नवदा भक्ति हो गई। इसके बाद दाता के 7 गुण श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अमास्य, अलुपता, विवेक और क्षमा। ये 9 और 7 16, इस 16 का नाम 16 शुद्धि है। इसको आप सिर्फ मात्र 16 के कपड़े पहन ले तो शुद्धि मानते हो। 16 के कपड़े मात्र पहन लेने से शुद्धि नहीं हो जाती, वो तो एक शुद्धि हुई जिसको आप काय शुद्धि बोलते हैं। वो भी यदि आपने अच्छी शुद्धि की है काय की, तो अच्छे शुद्ध वस्त्र पहने अपने काय के ऊपर, तब जाके वो काय शुद्धि बनी। अभी आपकी 15 शुद्धि प्रतीक्षारत है, इंतजार में है कि आप शुद्धि पूरी कर लो, तो वचन शुद्धि। अब आप यदि विदेशी भाषा बोलते हैं तो क्या आपकी वचन शुद्धि हो सकती है? कभी आप साधु के सामने क्या बोलोगे? My mind is true, my vocal is true, my local is true, ऐसा बोलोगे? अरे किसी साधु के सामने ऐसी शुद्धि नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास आपकी भाषा नहीं। किसी वोटर को
लुभाने के लिए कोई नेता ने कभी इंग्लिश इस्तेमाल की हो? अरे मोदी जी को भी दक्षिण में जाते वक्त टूटे फूटे दक्षिण के शब्द बोलने पड़ते हैं, तो फिर आप हिंदी भाषी वोटर को लुभाने के लिए कौन नेता आकर के आपसे इंग्लिश में बात करेगा? वोट तो आप उसी को दो जो आपकी भाषा में बोलता है, आपके भावों को पढ़ता है। जब आपके भावों को पढ़ने के लिए आपकी भाषा आवश्यक है तो आप वोट भी आप दे पाओगे। तो नेता यदि बनना चाहते हो तो आपकी मातृभाषा आवश्यक है। अब यार किसी फिल्म को देखना चाहो, कितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में तैयार होती, मूवीज तैयार होती हैं और हॉलीवुड की भी होती है। महाराज आप कैसे जानते हॉलीवुड और बॉलीवुड? हम जानते नहीं, हम देखते हैं, हमसे उनको देख के एक लेकर के आए होते हैं, उनको देख के समझ जाते हैं क्या हॉली होता है क्या बोल होता है। उनको ना बोली मतलब पवित्र होता है, बोल मतलब लकड़ी होती है, पवित्र लकड़ी का नाम चंदन होता है, लेकिन वो हॉलीवुड हो गया, भगवान जाने कैसे बन गया। चलो होने दो। तो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, इंग्लिश में बनती है, फॉरेन की भाषा में बनती है, लेकिन जब वो इंग्लिश में बड़ा व्यापार नहीं कर पाती तो उनको हिंदी में डब करके कि हमको जब बिल लगाता है तो वही करोड़ों करोड़ों का व्यापार आपके भारत से कभी चली जाती है। यदि उनका मटेरियल और मसाला इंग्लिश में भरा गया है तो इंग्लिश में प्रोवाइड करें आपको, आप उनको इंग्लिश में देखने में दिक्कत महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि सीधा का सीधा संबंध आपसे उस मूवी का तभी हो सकता है जब आपकी भाषा में और आपके माध्यम में वो बात पहुंचाती है। तो जब आपको अभिनेता बनना है तो आपकी भाषा आपको आनी चाहिए, नेता बनना है तो आपकी भाषा आपको आनी चाहिए, सपने देखने वाले बनने मगरी लाल बनना है तो आपकी भाषा आपको आनी चाहिए। यदि आपके लिए किसी प्रकार से वोटर को लुभाना है तो आपकी भाषा आपको आनी चाहिए, ग्राहक को लुभाना है तो आपकी भाषा आपकी आनी चाहिए। तो किस बलबूते पर आप विदेशी भाषा सीखने की बात सोचते हैं और किस लिए सोचते हैं? नेता बनो, अभिनेता बनो, प्रशासनिक सेवा में भले ही आपको प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा को पास करने के लिए अब तो वो भी नहीं, जब से गुरुदेव ने भाषा का मुद्दा उठाया आपको गौरव होना चाहिए कि जो जो चीज गुरुदेव एक छोटे से कमरे के भीतर सोचते हैं, विचार करते हैं, वो ऊर्जा के रूप में इतनी बड़ी तरंगाएं होती है कि पूरे विश्व में तहलका मचा देती है। ऐसे गुरु के शिष्य होने का और भक्त होने का गौरव होने का। तो जब तक गुरुदेव ने वो मुद्दे का ये तो आपके जीवन के हितकारी वो चीजें थी जो गुरुदेव ने सोची, विचार की। जिस साल गुरुदेव ने मातृभाषा की बात कही उसी साल यूपीएससी से इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। जिस वर्ष गुरुदेव ने हथकरघा की बात कही उसी वर्ष आपके मोदी जी ने नारा दिया खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। उसी वक्त आपकी फेमस फैशन डिजाइनर, इसका नाम है रितु बेदी, जानते हो रितु बेदी। उस रितु बेदी ने उस साल सारे के सारे आपने मॉडलिंग हथकरघा के वस्त्रों पे किए। क्यों? इसके पहले उसके पास आइडिया क्यों नहीं आया था? उसके पहले तो मोदी ने ये नारा क्यों नहीं दिया था कि खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन? क्यों? क्योंकि जब तक जिस व्यक्ति को चाहे ऊंचे पद पे बैठ गया हो, प्रेरणा देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति ना हो, तब तक उसके दिमाग में आइडिया नहीं आ सकते। और दुनिया में सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाला भी यदि जीवन का सम्मान है तो उसका नाम है आचार्य रविंद्र महाराज। आप सोचो जब इंग्लिश की अनिवार्यता यूपीएससी जैसे एग्जाम से खत्म कर दी गई और फिर उसके बाद जब प्रशासक बन जाते हो, भले आप इंग्लिश में एग्जाम देके पास हो रहे हो, लेकिन आप प्रशासक बन जाते हो, आपको फील्ड में जाना पड़ता है, तो आपको उन ग्रामीणों की, उन जनपदों की, उन लोगों की भाषा में बात करना आपको आना चाहिए। तब जाकर के आप एक अच्छे प्रशासक बने जाओगे। तो प्रशासक बनने के लिए आपको मातृभाषा आवश्यक है, नेता बनने के लिए आपकी मातृभाषा आवश्यक है, अभिनेता बनने के लिए आपको मातृभाषा आवश्यक है, व्यापारी बनने के लिए आपको मातृभाषा आवश्यक है। और जॉब भी यदि कर रहे हैं तो कंपनी बोलती है कि कस्टमर की भाषा तुम्हें नहीं आती है तो हमारी कंपनी में काम करने आना। भले ही आपको इंटरव्यू देते वक्त इंग्लिश में बात करना पड़ता है, लेकिन इंटर करने के बाद आपको व्यू अपना हिंदी में बनाना पड़ता है। तो आप किस चीज के लिए ललचा रहे हो विदेशी भाषा को सीखने? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को खाए जा रही है? क्यों खाए जा रही है? क्यों? क्योंकि आप वो खाते हो जो खाने से आपका दिमाग खोखला होता है। क्या खाते हो? अरे खाना तो बहुत दूर की बात है, आप पानी भी क्या पीते हो? बिस्लरी का आप पानी भी पीते हो, पैक बोतल पानी का। क्यों? इसमें क्या होता है? हमारा क्या दिक्कत है? क्योंकि हमने बहुत पहले कहा आज 5वां दिन है इस विषय में बात करते करते। यूं तो कई दिनों से अपन बात कर रहे हैं, लेकिन 5 दिनों में प्रारंभ के 2 दिन भाषा पे चले, फिर तीसरा दिन भाषा और भोजन पे चला, चौथा दिन भाषा भोजन और भूषा पे चला। आज भी हम उस पर बात करने वाले हैं और उसमें और जोड़ देंगे।
को बाहर नहीं करना चाहता, मैं तो आप सबको राहत की बात करना चाहता हूँ। तो बैक वाटर पानी यदि आप पीते हैं तो बैक वाटर पानी पीने वालों को सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि पानी में वैसे वो चीज नहीं होती जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे उसको पैक कर दिया जाता है उसमें ब्रोमीन की मात्रा 27% बढ़ जाती है। ब्रोमीन एक केमिकल होता है, तो पानी को पैक करते ही ब्रोमीन की मात्रा 27% बढ़ जाती है। वैसे पानी ब्रोमीन नहीं होता, लेकिन पैक करते ही बढ़ जाता है। उसमें क्यों बढ़ जाता, ये तो आप समझ से जाके पूछो। तो करता क्या ब्रोमीन? ब्रोमीन क्या काम करता है? दांतों का सड़ना, आंतों का सिकुड़ना, बालों का झड़ना और कैंसर। कहाँ तक बचोगे आप कैंसर से? महाराज क्या दिक्कत है? हमारे नागपुर में भी अस्पताल में ब्रोमीन की हो भी जाए तो हम ऑपरेट करा लेंगे, कीमो करा लेंगे, रेडिएशन करा लेंगे, कुछ भी करा लोगे, लेकिन एक बार इस मशीन में सर्जरी हो जाए तो वापस बहू वैसी नहीं हो सकती। आपको अपने आप को मात्र उस अघोषित मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि घोषित तो हो चुकी थी, अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं और आप इस कुछ दिनों के मेहमान बनने के लिए किन चीजों की मेहमाननवाजी कर रहे हो? तो उस भाषा की कर रहे हो, उस भोजन की कर रहे हो, उस भूषा की कर रहे हो। तो सुनो, अब इसके बाद महाराज ठीक ये तो हो जाता है। अब भोजन की बात भी आप कर रहे थे, भोजन की बात तो हम बाद में कर लेंगे, वो नहीं करते हैं। आज अपन भोजन जिन बर्तनों में बनते उस बर्तन की बात करते हैं। महाराज शाम के समय हमारे किचन में आप जाकर इतनी जो बीन निकालते हैं, इतनी जो खोजबीन करते हैं, इतनी खोजबीन सुबह कर लो तो अच्छा लगे। कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज वहां ऊपर जाके खुल जाते हैं, बोले महाराज इतनी अच्छी रसोई की बात या भोजन की बात या बर्तन की बात यहाँ करते हो, कम से कम रसोई बर्तन हमारे सुबह 10 बजे देखने आया तो करो। ये उसी भाषा के शब्द हो सकते हैं जिस भाषा में आपने पढ़ाई की है। तो सुनो, आपके घरों में अधिकांश बर्तन आ गए एल्यूमिनियम के, आए कि नहीं आए? अब एल्यूमिनियम क्या दिक्कत है महाराज की? हम उससे प्रतिमा तो बना नहीं रहे कि वो निम्न धातु होती है, निम्न उच्च की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है आपको बताने जा रहे हैं। आज से 150 साल पहले तक किसी भी भारतवासी ने एल्यूमिनियम धातु का निर्माण नहीं किया था। इसलिए नहीं कि एल्यूमिनियम बनाने वाला बॉक्साइट भारत में नहीं था, भारत में बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन किसी भी भारतवासी ने ये बेवकूफी नहीं की कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाए। क्यों? क्योंकि उसके दुष्परिणाम से जानता था। अंग्रेजों ने पहली बार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निर्माण किया। क्यों किया? इसलिए कि हमको भंडार का बॉक्साइट का नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि भंडार बॉक्साइट का कितना भी हो, भंडार बढ़ता जा रहा था जेलों में कैदियों का। इतने कैदी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हर भारतवासी अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार था। आज के भारतवासी ऐसे नहीं थे कि देश भले ही मिट जाए हम नहीं मरेंगे, वहां पर देश बन जाए हम मर मिटेंगे, इसलिए तैयार था। हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ठूस ठूस करके जेलों में भरना शुरू था। अब जेलों की जो क्षमता नहीं थी उससे ज्यादा कैदी वहां भरते जा रहे थे। अब एक पक्का है कि जेल में भी आपको कैदी को डाल दिया है तो भोजन पानी अपने घर से तो लाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपके लिए वो भोजन पानी का वो किराया दे, रेंट दे, तब जाके भोजन घर से टिफिन बन के आए, कुछ नहीं था। भोजन तो कराना पड़ेगा, भले आपको रूखी रोटी दो, रूखी दाल तो कैसा भी दो, लेकिन खिलाना तो आपको पड़ेगा। अब इतनी बड़ी तादाद में जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेलों में भरते जा रहे थे तो आइडिया निकाला अंग्रेजों ने कि इनको खिलाया क्या जाए। तो खिलाने में ध्यान दे नहीं सकते, क्योंकि यदि एक आध दिन पोस्टमार्टम हो गया और बहन पकड़ा गया तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि कार्रवाई करने वाले भी स्वयं थे और करवाने वाले भी स्वयं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि डायरेक्ट जहर देंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक आइडिया निकाला कि ऐसी धातु जिसमें भोजन बनाने पर व्यक्ति अपने आप मरने लगता है। तो पहली बार जेलों में से कैदियों की संख्या कम करने के लिए एल्यूमिनियम का निर्माण कराया गया। एल्यूमिनियम में इनका भोजन बनता था, वो एल्यूमिनियम में पकता था, वो एल्यूमिनियम में परोसा जाता था, ताकि धीरे 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 करके इनकी रेजिस्टेंस कमजोर हो जाए और हमें मारना ना पड़े। धीरे धीरे जेल अपने आप खाली होती चली जाए। तो कैदियों को मारने के लिए एल्यूमिनियम का निर्माण हुआ था। और आज हर घर में कैदशालाएं खुल गई हैं, हर घर में जेल खुल गई हैं, क्योंकि हर घर में
जेलों के बर्तन आ गए। और महाराज जेलों के बर्तन आ गए कोई बात नहीं, लेकिन जैनों के यहाँ जेलों वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। साधु को आहार कराते वक्त तो कम से कम जेलों वाले बर्तनों में आपका आहार नहीं पकना चाहिए। नहीं बनाओ तुम चांदी और सोने के बर्तन में, नहीं बनाओ तुम और उत्कृष्ट धातु के बर्तन में, कम से कम एल्यूमिनियम में नहीं बना लेना। नहीं तो आपने यदि साधु की रेजिस्टेंस कम कर दी, साधु के लिए यदि कैंसर के लिए तैयार कर दिया, तो कल ही बताया था कि जैसे वो माइक्रोवेव में भी और इंडक्शन कॉइल में बना हुआ भोजन या पानी आप साधु को देते हैं तो कहीं आपको उन्हीं घंटे का पाप ना लग जाए, ऐसी एल्यूमिनियम में बने हुए बर्तनों में यदि आप साधु को आहार कराने के लिए तैयार करते हैं तो फिर आपको भी उन्हीं घंटे का पाप ना लग जाए, सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये तो जेलों में कैदियों को खत्म करने के निर्माण हुआ। ये बुद्धि हमारे पास कैसे आए? क्योंकि ये बुद्धि आपको इंग्लिश भाषा के विद्यालय में पढ़ने वाले और इंग्लिश माध्यम के विद्यालय महाविद्यालयों से ग्रेजुएट मानने वालों के पास तो संभव नहीं है, क्योंकि हल्का भोजन लाइट वेट होना चाहिए। अब वो लाइट वेट, अब देखो बहुत अच्छी बात आ गई लाइट वेट के नाम सुन करके। अब कल बताई थी हमने फास्ट फूड और फास्ट फूड। फास्ट फूड में कोई लाइट वेट की बात नहीं होती थी, मोटा खाओ वजनदार खाओ, आज हल्का खाओ। क्या खाओ? इसमें सोडा डाल करके बिल्कुल उसको फुला दिया जाता फोम जैसा। उसमें होता नहीं है 10 ग्राम भी आटा, लेकिन फूल हो जाता है इतना बड़ा, क्या खोखला, खोखला बोलते हैं उसको। कि ये और वो जिस स्पंज, हाँ स्पंज होना चाहिए हमारा, जितनी उस स्पंज में छेद दिखते हैं ना, उतने ही हमारे दिमाग में छेद करने वाला उसमें केमिकल होता है। क्यों? सोडा। आपको लगता है सोडा सबसे अच्छी शुद्ध वस्तु है, केमिकल है, बनता कहाँ से पता है? बनता तो छोड़ो कोई बात नहीं, तो आने बता देंगे क्योंकि वो विषय अलग हो जाएगा हमारे लिए। तो सोडा जिस चीज में डलता है वो आपकी आंतों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है आपको पता नहीं है। और आप समझते हैं कि ये चीजें जो सोडा डाल के बनाई जाती हैं पचने में बहुत हल्की होती हैं। अरे आपकी आंतों को हल्का कर रही होती हैं, पचने में हल्की नहीं होती हैं। जिन आप चाहे साउथ इंडियन फूड हो, इटालियन फूड हो, चाहे और भी जो आपके पिज्जा बर्गर जो स्पंजी वाले बनाए जाते हैं, ये आंतों को पचाने में कितने बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारा भोजन 3 तरीके से पचता है, कुछ हाथों से, कुछ दांतों से और कुछ आंखों से। और यदि आपने हाथों का और दांतों का काम बंद करा करके और सिर्फ आंतों का काम शुरू कर दिया तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जितने भी व्यंजन है, भोजन है, वो बहुत कुछ तो हाथ में, जो बोलते ना वृद्ध लोग तो मिल के खाते थे, लेकिन वृद्ध हो या ना हो, लेकिन उसको व्यवस्थित करके खाते हैं। तो यदि दांतों में गड़बड़ करते हैं तो 67% काम तो हमारे हाथ और दांत कर लिया करते हैं, मात्र 33% काम करना पड़ता था आंखों को। लेकिन आज आप वो भोजन करने लग गए जिसमें 100% काम करना पड़ता है आंखों को। तो आंखें कमजोर करता है और उसके बाद उसके केमिकल को किस रूप में हमारे लिए बचाने में मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको लगता तो है तुरंत जैसे खाया 10-15 मिनट लगता तो लगे नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आंखों को मशक्कत करनी पड़ती है, उस मशक्कत का ही परिणाम है कोलाइटिस जैसी बीमारियां। इस मशक्कत का ही परिणाम है एमोवाइटिस जैसी बीमारियां, और इसी मशक्कत का परिणाम है कोलाइन कैंसर। हाँ, आपके घर की बात चल रही है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। महाराज सुनने तो हम ऐसे आते, लेकिन लगता है कि ज्यादा सुन लेंगे तो घर में बहुत सारी चीजें गायब होने लग जाएंगी। जो अनावश्यक चीजें लाए हो वही गायब होगी, आवश्यक चीजें गायब नहीं होगी। जनवरी में एक शोध हुआ। क्या शोध हुआ? कि ऐसी आनुवांशिक बीमारियां जिनको बोलते हैं आप हेरिडिटरी डिजीज, आनुवांशिक बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको चलती रहती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गया, और भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो यदि आपके पूर्वजों में थी तो आपके अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, इसकी लिस्ट है। तो जर्मनी ने शोध किया, किसी जैनी ने नहीं, क्योंकि आपको जैनी की बात और हिंदी की बात कम समझ में आती है, इंग्लिश की बात और विदेश की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। इसलिए मैं उदाहरण भी देता हूँ ऐसे ही जो आपको समझ में आ पाए। तो सुनो, जर्मनी में शोध हुआ, यदि ऐसी आनुवांशिक बीमारियां आपके घर में हैं और यदि आप भारतीय भोजन पर नहीं लौटे तो इस आनुवांशिक बीमारियों की परंपरा कभी आप तोड़ नहीं पाओगे। और भारतीय भोजन का मतलब ये नहीं जो आप थोड़ा दाल बनाने लगे हैं।
आप बाटी में भी सोडा डालते हैं, क्यों? क्योंकि आपके हाथ से वो कंकड़ बनती नहीं, इतनी आपके पास कुवत नहीं बची। सोडा खाने वाले और हल्का खाने वाले कितनी हाथों में ताकत लाएंगे, मेहनत लगती है, उसको तैयार करने में मेहनत लगती है। अब सुनो, छोड़ो की बात नहीं। तो अब जर्मन ने क्या शोध किया? ये शोध किया कि यदि आपको आनुवांशिक बीमारियों की परंपरा को, श्रृंखला को तोड़ना है कि वो आगे आपकी पीढ़ियों में ना पहुंच पाए, तो आपको भारतीय भोजन पर लौटना पड़ेगा। उन्होंने लिस्ट दी, दाल भात रोटी, ऐसा लिखा उन्होंने, दाल भात, चावल नहीं लिखा, भात लिखा, क्योंकि चावल तो आपको किस प्रकार का बनता है, वो जो खिला हुआ देखता है उसको आप चावल मानते हो, लेकिन जो थोड़ा सा वो हो जाता है उसको आप नहीं, तो गरीबों का भोजन है, गरीबों का भोजन है, लेकिन शक्ति अमीरों से बढ़ के देने वाला भोजन है। तो दाल भात रोटी इस पे यदि आ गए हैं तो आपकी आनुवांशिक बीमारियों की परंपरा आप तोड़ देंगे। और यदि आपके घर में अभी तक कोई आनुवांशिक बीमारियां नहीं है और यदि भारतीय भोजन से आप विमुख हो गए तो आप तैयार हो जाइए, इसी पीढ़ी में आपके आनुवांशिक बीमारियां चालू होने वाली है। ये किसका शोध है? जैनी का नहीं, जर्मनी में शोध। अब सोचो आप किस चीज के बुखार से पीड़ित हैं। आपका वो बुखार तो कोई पैरासिटामोल खाने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर मशक्कत करना मुश्किल कर देती है। अब सुनो और बात है, अब भूषा की बात जैसे ही आई, भूषा मतलब भूषा नहीं, भूषा नहीं, वेशभूषा। तो भूषा की बात जैसे आई, हमने कहा कि गुरुदेव ने जब कहा कि हथकरघा की बात लाओ, हथकरघा क्या है? हथकरघा धागा से धागा को जोड़ने की प्रथा और परंपरा नहीं, दिल से दिल को जोड़ने की परंपरा। क्यों? तो हथकरघा के बने हुए वस्त्रों को पहनता है, मोटा पहनना और मोटा खाना एक भारतीय परंपरा है। क्योंकि जो मोटा कहाता है उसके जीवन में, जो कि अगले वर्ष ही 2023 इस बात को भारतीय कुछ अच्छे लोगों ने समझा और खास तौर से मोदी जी ने समझा है कि अगला 2023 का वर्ष पूरा का पूरा मिलेट ईयर के नाम से पहचाना जाएगा। मिलेट ईयर का मतलब मोटा अनाज वर्ष, मतलब अगले वर्ष सोचो पूरा का पूरा वर्ष मोटे अनाज की पूरी पूरी प्रसिद्धि और फेमसिटी होने वाली है, प्रचार प्रसार होने वाला है। इस बात को वो तो समझ गए, लेकिन आपको समझना आवश्यक है। तो इस बात को उन तक समझने के लिए जिसने प्रेरणा दी होगी, हमें लगता है उसमें एक ही नाम सामने आएगा, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। मिलेट ईयर पूरा पूरा वर्ष इसकी प्रचार प्रसार लगने वाला है। अब आपको मिलेट ईयर मतलब बाजरा, ज्वार, चना, मक्का, ये गेहूं नहीं, क्योंकि गेहूं जो है वो भारतीय अनाज नहीं। गेहूं कहां से लाया गया? मैक्सिको से लाया गया, मैक्सिको से। और फिर भी ठीक है, गेहूं तो भारतीय लोगों को थोड़ा बहुत डाइजेस्टेबल है, पच सकता है, लेकिन जिस सोयाबीन को आप हाईली प्रोटीन रिच मानते हैं, वो सोयाबीन तो अमेरिका से भेजा गया एक बहुत बड़ा दंश है। क्यों? ये सोयाबीन अमेरिका में भी मनुष्यों के लिए तैयार नहीं हुआ था, पशुओं के लिए तैयार हुआ। और भारतीय मनुष्य अमेरिका से आया हुआ है ऐसा मान करके अपने आप को देवता तुल्य मान के खाते हैं कि यदि हमने सोयाबीन खा लिया तो हमारा देवता बन गए। क्यों? क्योंकि उसमें ना हमारे लिए गाय लगानी पड़ती, ना भैंस लगानी पड़ती, उसका दूध भी तैयार हो जाता, उसका दही भी तैयार हो जाता, उसका मक्खन भी तैयार हो जाता। अब घी मात्र बनने की देर होगी, तैयार हो ही जाएगा, तेल तो बनता ही है उसका। ये सोयाबीन कैंसर, इतनी सारी कैंसर की जखीरे पर बैठकर तो आप एक उम्मीद कर रहे हो कि हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं होगा, कब तक बचाओगे अपने घर को? जब इतना ही चाहते हैं आप घर को बचाना यदि शुरू करना चाहते हो तो कम से कम इतना ही कर लो कि ऐसी चीजों को साधु से बचा के रखो। ये भ्रम फैलाया गया। तो हम कल ही बताया था कि रिफाइंड तेल के बारे में, वैसे वो बताना भूल गए, चलो आज हम ऐड कर रहे हैं उसमें कि कैंसर आपको लगता है कि पेस्टिसाइड वाले अनाज फल सब्जियों को खाने से होता है, उससे भी होता है, मैं उसको इग्नोर नहीं करता, लेकिन सर्वाधिक होता है क्योंकि वो फल सब्जी अनाज तो खेत में होते हैं, खेत में उसको पानी भी पड़ता है, धूप भी लगती, हवा भी लगती, फिर भी उसका असर कम होता होगा, जितना हो जाता हमें नहीं मालूम। लेकिन जो तेल में रिफाइंड तेल को रिफाइंड करने में, सिंगल रिफाइंड करने में 7 केमिकल, डबल रिफाइंड करने में 14 केमिकल और ट्रिपल रिफाइंड करने में 20 केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और 20 जहर को आप खाकर के अपने आप को कैंसर से कैसे बचा पाओगे? आपके पास ऐसी कुवत नहीं। तो रिफाइंड तेल, अब ये देखो भ्रम कैसे फैलाया गया। क्यों? घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा,
खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए तो घी घी है, वो घी किससे पैदा होता है? गाय भैंस से पैदा होता है। वो गाय भैंस को तो हम आपके लिए बचने नहीं देंगे, तो हम बिल्कुल कल खाने में लगा करके और मीट तैयार करेंगे जो हमारे मन से वो जितना को पूरा करेगा, तो आपके यहाँ घी तो मिलने वाला नहीं है। अब फिर भी आप घी की मांग करके तो घर में ला रहे हैं कि घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये 10-20 साल तक खूब इसका तांडव चला। अब जाकर के धीरे से कहने लग गए कि नहीं, गाय का घी यदि आप खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं। अब बोल रहे हैं 20 साल तक नहीं बोला। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। घी, गाय का घी खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है। मतलब आपके लिए अटैक होने की संभावनाएं घटती हैं। पहले क्या बोल दिया? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कौन सा बढ़ता था? गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपके लिए आवश्यक है वो बढ़ता था, और हमने उनकी बात मान करके घी को तो छोड़ दिया और रिफाइंड तेल खाने लगे। और रिफाइंड तेल खाने में क्या होगा? दूसरा नुकसान, डबल नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि इनको जो कार्डियक डिजीज होगी, जो हृदय संबंधी बीमारियां होंगी, वो इतने बड़े-बड़े अस्पताल तैयार करने पड़ेंगे, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां आपकी दवाई बेच करके और आपका इलाज करेंगी, उनका आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी? तो भ्रम फैलाने चलेगी, और सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने के माध्यम से भ्रमित होते हैं तो भारतीय लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन मीन्स ओल्ड फैशन क्रिमिनल पर्सन, स्लेव्स एंड ऑफेंसिव आल्सो। ये आपकी परिभाषा है। तो सुनो, तो क्या हुआ रिफाइंड तेल करने के पीछे? क्या देखो, इसलिए कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो रिफाइंड तेल खाओ, पतला तेल। तेल देखो, तेल की धार देखो, ये उन्होंने टैग मार पकड़ लिया और पतला तेल आपको खिलाया, और इससे क्या गायब कर दिया? इसमें से गायब कर दिया जो गाढ़ापन था, जो हल्का सा स्मेल भी देता था, जो कच्ची खाने के तेल में मिलता था। वो गाढ़ापन क्या था? वो था ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या था? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए काम करता है। और जिनको भी हार्ट डिजीज होती है, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, उनके लिए आज ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां प्रोवाइड की जाती है कि आप इसको खाओ। पहले तो हमने तेल में से वो गाढ़ापन अलग करके ओमेगा 3 फैटी एसिड कम कर लिया। अब जब कम हो गया फिर हमारे लिए रिफाइंड तेल खाने से बीमारियां बढ़ने लगी, तो फिर अलग से टैबलेट दी जा रही है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां खाओ। और ये जो फैटी एसिड मिलता था वो शाकाहार के रूप में तेल में मिलता था, लेकिन अब जो गोलियां तैयार की जाती है वो कार्ड लीवर ऑयल से तैयार की जाती है, जो मछली का तेल होता है। कितना फर्क फैला दिया, कितना बेवकूफ बना दिया। और इस बेवकूफी से हम इसलिए बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने इंग्लिश माध्यम में पढ़ने की जिद कर रखी है। इन सबके पीछे कोई कारण आ रहा है। मैं भाषा की बात करता हूँ, लेकिन भाषा की बात 5 दिन करते करते नए तरीके से करता हूँ। क्यों? आपके लिए वहां पर जो प्रेस्क्रिप्शन मिलते हैं, उस प्रेस्क्रिप्शन में इंग्लिश लिखी होती है और उसमें आप रिसर्च करते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेंगे, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे। दिमाग तो हो गया बिल्कुल विरल, और चाहे करते हो विरल कहाँ मिल सकती है। अब समझते ही नहीं, तो हथकरघा की बात हम कर रहे थे कि हथकरघा की वस्तु की बात कैसे आई कि वो हथकरघा मात्र धागे से धागों को नहीं जोड़ता है, दिलों से दिल को जोड़ता है। वो हथकरघा के वस्त्र और आपके इन वस्त्रों में अंतर क्या है? 2 मिनट की बात मैं करता हूँ। पहली बात तो चिन्ह शुद्धि को बोले, मन शुद्धि की बात तो अपने करेंगे, वचन शुद्धि की बात भी करेंगे, अब काय शुद्धि की बात। काय शुद्धि आपकी 2 चीजों पर डिपेंड है, भोजन और कपड़ा। भोजन की बात तो हम कर ही रहे हैं, अब वस्त्र की बात, इसको पूछा बोला जाता है। तो उस वस्त्रों की बात सुनो। अब काय शुद्धि तो आपने बोल दी। सोचो, जिन भगवान का प्रक्षालन करने के लिए आप जो वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष शुद्धि श्रावक क्या बोलते हैं? नहीं, वो जो आपके हाथों का मैल उस अंगूठी से तोड़ते वक्त उसमें नहीं आना चाहिए, दंडोदक में। क्यों? आपके हाथों का मैल है, इसका तो आप ध्यान रखते हैं। लेकिन यदि वो वस्त्र कंपनी से बने हुए कपड़ों का है, तो अंगूठी यदि कंपनी से तैयार हुई है तो हाथ तो भले बच जाएगा, आप ऐसे करके उसको निचोड़ दो, लेकिन पूरा का पूरा मटन है वो आपके गंतव्य में आ जाएगा, जो तो मांसाहार है। मटन के तो क्या होता है? कैलो मतलब चर्बी होता है, एक चिपचिपा पदार्थ जो जिसको चर्बी बोला जाता है। और मटन तो आप समझते ही, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मांस तो अलग होता है, जो लाल या पिंक कलर का होता है, उसमें जो चिपचिपापन होता है उसका नाम टैलो होता है। उस टैलो से आपके पूरे पूरे वस्त्रों के धागे को तैयार किया जाता
मिलों में बनने वाला कपड़ा होता है, पावर लूम में बनने वाला जो कपड़ा होता है, इतने लाखों मीटर एक दिन में तैयार होना है, इतने लंबे लंबे धागे होते हैं, तो उन धागों को झटके से टूटने से बचाने के लिए उस पर लेप कर दिया जाता है। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना संक्रांति पे, क्या बोलते हैं, बोकार, हमें सुंदरता था, क्योंकि 2014 की संक्रांति हमने नागपुर में की थी, याद है आप लोगों को? उस बिल्डिंग में रुके थे, गुजरात वाली बिल्डिंग में रुके थे, मालूम है आपको? तो वहां पर उस दिन रात को शाम के समय देखा, सूरज से देखा कि बहुत आवाज आ रही है, वो कार्ड। तो हम समझे कि वो कार्ड अस्पताल का नाम भी है हमारा, तो हमारा वो कार्ड अस्पताल की बात नहीं कर रही, वो कार्ड बोलते मतलब किसी ने पतंग के धागे को काट दिया तो सुनो वो कार्ड ऐसे बोलते ना, याद है मेरे शास्त्र में 9 साल पुरानी बात है, बहुत चीज सिखाई ना आप लोगों ने हमारे लिए, वो चीज हम आपको बता रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बेवकूफी को आपको बताने में कितने खुश होते हैं, लेकिन सुधार होना तब तो खुशी होने का फायदा है। बहुत अच्छी बातें करता हूँ, इन बातों का आपको सुनने में मजा तो आ रहा है, लेकिन सुनने का मजा तब सार्थक होगा जब समझने में आपको आनंद आने लगता है, और समझने का आनंद एकदम भी सार्थक होगा जब स्वीकार आपके अंदर से पैदा करने लगेगा। तो सुनो, जैसे वो मंजे का धागा होता है उस पर आप लेप करते हैं, पहले करते थे काय का लेप, माड़ चावल के माड़ का, फिर आलू के माड़ का, फिर उसमें बारीक क्या मिलाते हैं आप, कांच मिलाते हैं ताकि दूसरे वाले का धागा तुरंत कट जाए। ऐसे ही यहाँ पर उस कपड़े को इतने झटके से टूटने से बचाने के लिए हमारा धागा तो ना कटे थे, सामने वाला एक कट जाए तो उसमें माड़ का लेप करते थे। अब यहाँ पर माड़ कहाँ से लाएं, कितना भात उबालें और कितना माड़ तैयार करें, यहाँ तो वैसे दिमाग तैयार नहीं हो पा रहा है, तो सीधा क्योंकि कत्ल खानों की प्रत्येक चीज बिक जाती है, मांस बिक जाता, खाल बिक जाती, सब कुछ बिक जाता, एक चीज बताने वाले इसके बाद तो जो चर्बी होती है वो खली की तरह जमीन पर चिपक जाती है, उसको खरोच करके तैयार करके उसको थोड़ा सा गर्म करने वो चिपचिपी हो जाती है, उसको फिर मटन टैलो बोलते हैं, जो आपके धारों में तैयार होकर आता है। और एक आदम के वाक्य हैं, क्या वाक्य हैं, एक किसी बर्तन में यदि मांसाहार पक चुका है तो उसको आप मान लो, राख से मान लो, विम से मान लो, स्कॉच ब्राइट से मान लो, ये तो मानने की बात हो गई, उसको गर्म कर दो, उसको उबाल दो, उसको जला दो, तो भी उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होती है। तो बर्तन को तो फिर भी आप जला दोगे, कुछ कर दोगे, कपड़े को जलाओगे क्या? उस मटन टेबल से तैयार हुआ जो उसका धागा जो आपकी प्रेस और मिलों से और पावर लूम से बनके तैयार होकर के आता है, उसको आप हरण करके बर्तन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, गंदों तक उसी का लेते हैं, माथे पे चढ़ाते हैं मटन। यदि हत्या वाला कपड़ा नहीं है तो ये शर्ट जो आप पहन करके आए हो, क्योंकि पूरे कपड़े के व्यापारी बैठे हैं नागपुर में, वही व्यापार करते हैं, ये तो फिर भी मान लिया। फिर आहार के समय आप वो धोती पहन करके आ जाते हो, ये भी चलो मान लो, हालांकि दोष तो है, आपको मानना चाहिए, आप चाहो तो हर तरह के वस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम इतने लोग के संकल्प ले सकते हैं कि कम से कम आहार की ड्रेस तो हम हथकरघा के बने वस्त्रों की ही पहने। कर सकते हो क्या? कितने लोग नहीं कर सकते? लोग हाथ उठाएं, और मैं मान लेता हूं जब तक आपको हो सकता है कि आपके पास वस्त्र ना हो, आप चाहो तो 1 दिन में मिल जाएगा। 3 दिन की आपको छूट दे रहा हूं, इन 3 दिनों में आपको कम से कम आहार के वस्त्रों को, हथकरघा के बने हुए वस्त्रों को पहन करके तैयार करना है। कर सकते हो इतना? उठा हाथ, कितने लोग कर सकते हैं? देखते हैं ना आजू बाजू वाला पड़ोसियों को, कौन नीचे कर रहा है, कौन ऊपर कर रहा है, और जो नीचे कर रहा है उसकी व्यवस्था कमेंट से करवा देंगे, ऐसा कर दें। किराए के वस्त्रों को पहन करके आपको आहार देना है कि शाकाहारी और खुद अहिंसक वस्त्रों को पहन के, खुद के खरीदे हुए वस्त्रों को देकर आहार देना है, आपको सोचना 3 दिन का समय आपके पास है। बहुत अच्छी बात है। तो वो जो तैयार होता है, इसके बाद एक और काम करते हैं, क्या आप अपनी रोटी के नीचे भी कपड़ा लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? वो कपड़ा भी यदि आपका, कई बार क्या करते हैं कि यदि लोग भले ही घर से बाहर निकलते वक्त बड़े सूट और एथनिक्स फैशन में जाए, लेकिन अक्सर वो जो कपड़ा लगाते हैं वो बनियान का कपड़ा होता है, समझ में आ गई? पोल खुल गई, जो बनियान फट जाती है, छेद हो जाते हैं, उस बनियान को लगाते हैं। सब बरोबर नहीं होता है, सब मानते हैं, लेकिन होता तो है। बनियान कैसे बनती है, कैसे बनती? महाराज जी आप इतनी हद तक हमारे किचन में क्यों लामझाम करते हैं? अभी नहीं करते, कई बार नमचाने अवस्था में ये कभी कभार देख जाता है, क्योंकि रोटी पलटते हैं जैसी एक दृष्टि की समझ में आता है कपड़ा कौन सा है,
अब वहां तो कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ तो बोलने की आपने माइक रखा है, सुनना तो पड़ेगा आपको। क्या तो आया तो कल से माइक मत रखना, नहीं सुनाएंगे हम, रखा है तो सुनो, और सुनना है सुखा लो उसको। तो वो कपड़ा जिस आप एक एक शुद्धि करके कुएं का पानी स्वयं भी पीते हो, कई लोग कभी वो भी करते हैं, उसके बाद सालों तो तुम करते ही ऐसा। तो ऐसे में वो कपड़ा कभी मिटल पहले से तैयार होकर खाया हुआ है तो काय की शुद्धि वहां जीवानी एक बार हो जाती है तो हमारी आत्मा का जुड़ती है। यहाँ पर तो कंटिन्यू का मांस और सब लगता है जो धागे में आ रहा है तो कहाँ तक आप शुद्ध रह पाओगे जब आपकी वस्त्र शुद्ध नहीं है, आपका भोजन शुद्ध नहीं है, आपकी रोटी शुद्ध नहीं है, आपका मकान शुद्ध नहीं है, और आपकी बुनियादी तीन ही आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा और मकान, जब ये तीनों ही शुद्ध नहीं है तो ये दिमाग शुद्ध कैसे होने वाला है। आज भले ही बुनियादी आवश्यकताएं बदल गई हैं, क्या बदल गई हैं? पहले की तीन बुनियादी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान, आज भी तीन ही है, एंड्रॉइड फोन, 4G नेटवर्क और इंटरनेट लाभ। इन तीन में से एक भी काम नहीं चलता। 4G है और एंड्रॉइड है, निकलने नहीं है तो काम नहीं बनेगा, निकलने हो 4G एंड्रॉइड नहीं तो काम नहीं बनेगा, और एंड्रॉइड निकलने हो 4G नहीं तो काम नहीं बनेगा। तीनों होने आपको आवश्यक है, आपकी तीन बुनियादी आवश्यकताएं हैं कि नहीं बताओ, है ना? अब सुनो, और इसके अलावा और आप चीजें खाते हो। महाराज क्या खाते हैं? दिमाग को ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम भी तो खानी पड़ती है, ये रखना पड़ता है। इतना आसमान तो माथा गर्म हो जाता है कम से कम ठंडा करने के लिए, पर आइसक्रीम तो हमारी ठंडी में खाई जाने वाली चीज है। गर्मी में तो वो लोग खाते जो शाकाहारी होते थे, हैं? ऐसा सुनो, अब वो कपेटा, वाटीला, क्वालिटी, चकोबार, पता नहीं कौन कौन से बार हैं, बियर, कौन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर है तो बात सुनो कैसे बनते हैं। इन सब में छोटे अक्षरों में लिखा रहता है जिलेटिन, लिखा रहता है। ये जिलेटिन बनता कैसे है? हम इससे प्रत्यक्ष करवाए। सुनो, जबलपुर से बिहार होता तो सालों पुरानी बात है, तो दूर से क्या देखा, एक सफेद सफेद पहाड़ है, सुंदर सफेद सफेद पहाड़ है। हम समझे जबलपुर के पास बेड़ा घाट का पूरा एरिया रहता है तो सफेद पहाड़ तो वहां होते ही, मालवा बहुत निकलता है। तो हमने साथ में चला था, ये भाई से पूछा, भाई ये सफेद पहाड़ का है क्या? आपके आसपास बेड़ा घाट है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान चल गया, क्या बताएं महाराज को, उस तो नहीं सफेद पहाड़ का है। अन्ना क्यों नहीं मालूम क्या है? बोले महाराज जी मालूम तो है, लेकिन आप चल तो वहीं से रहे, रोड तो वहीं से निकल रही, आप स्वयं पास से देखना काय का पहाड़ है। पास से जाके देखा तो उस फैक्ट्री का नाम था NGL, नर्मदा जिलेटिन लिमिटेड, और बाहर था हड्डियों का पहाड़। हमने कहा ये क्या माजरा है? बोले महाराज जबलपुर और जबलपुर के आसपास के सारे जो कतलखाने हैं वो सारा का सारा कचरा बिक जाता है, मांस, खान, खून, खाल, सब कुछ चर्बी सब बिक आती है, लेकिन सारी हड्डियां यहाँ पर आती हैं। क्यों? यहाँ पर क्या होता है इसका? महाराज नर्मदा जिलेटिन लिमिटेड जिलेटिन तैयार होता है। जिलेटिन काय में डलता है? पूरे कैप्सूल के कैप बनाने के लिए, कोई तो फिर भी ठीक है, आपको दूसरे तरह के मानने भी लग गए, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होता है आइसक्रीम। अब आप महाराज हमारा रात की वजह का प्यार है, लेकिन आइसक्रीम तो हम खा सकते हैं। अनार भी ठीक है तो मांसाहार है और आप खाते हो, मटके की वजह कोई भी वो भी खाते हो, उसमें भी कोई दूध नहीं डलता, क्योंकि आपके घर में बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता, आइसक्रीम में डालने वालों के लिए दूध नहीं मिलने वाला है। कस्टर्ड और आरारोट शुद्ध घोल होता है, उसके बाद यदि उसमें भी जिलेटिन मिलता हो तो भगवान है। एक तरीका तो हम अपनी आंखों से देख करके वो बता दिया, एक और जिलेटिन बनाने का तरीका है, समय हो गया हमारा, 2 मिनट बचे हैं। एक और जिलेटिन बनाने का तरीका है जो आपके नेट पर शायद मिल सकता है, जिल्का करके कंपनी आती है जो तैयार करती है, इसको बोलने में हमारे लिए लॉन्ग टूर खाती है। बोल तू क्या है? सुन पाओगे? सुअर के लिए उल्टा रखा है पुराने पिछले पैरों को खड़ा करके, और गरम गरम खोलता पानी उस पर फेंका जाता है, उसकी खाल फूल जाती है, तो उसके बाद उसकी खाल को अलग करने के पश्चात उसके पूरे पूरे मांस की चितक के बराबर बोटियां करती जाती हैं, और करने के बाद उस बोटियों से काम नहीं बनता, उसको बॉयल करके उसका लिक्विड तैयार किया जाता है, इसका नाम है जिलेटिन। इतने क्रूरतम मांस खाने के आप आदी हो गए हैं और अपने आप को शाकाहारी मानने के लिए मजबूर, इसीलिए तो बुद्धि काम नहीं करती। ये भोजन आपका व्यवस्थित हो गया तो भाषा का लौट पाना बहुत आसान हो जाएगा।
भाषा ही जो आपकी बुद्धि को विकृत कर रही है, इस कारण से आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि हो, काय शुद्धि, 3 नंबर प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी कारण से तो जब आपकी नवता भक्ति पे प्रश्न चिन्ह लग गया, तो जिस भक्ति के माध्यम से अतिशय होते थे, तो चमत्कार हुआ करते थे कि देवों को भी आपकी इस भक्ति और अतिशय के माध्यम से पंचाक्षर की दृष्टि करना और रत्नों की दृष्टि करने के लिए भी आना पड़ता था। वो जो देव और धर्मेंद्र जो 5 कल्याण मनाता है तीर्थंकरों के, और मनाएगा, अभी तक मनाए हैं, उसके जीवन काल में कई तीर्थंकरों के कई कल्याण को कर लेता है। लेकिन जब वो साधु बाहर करने के लिए तीर्थंकर साधु बनने के हाथ में निकलते हैं, वो सोचता है बचपन से लेके आज तक मैंने जो कुछ भी दिया कहने के लिए माँ भी है और मधु देवी अथवा उन तीर्थंकरों के माता पिता तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता थे। पूरा पालन पोषण तो दिव्य जो सर्वों के माध्यम से हुआ है, भोजन पानी वस्त्र आभूषण सब मेरे द्वारा लाए गए हैं। अब तो मेरे तुम एहसान याद करेंगे और पहला ग्रास देने का अवसर मुझे प्रदान करेंगे, लेकिन जब उसको अंतिम भी ग्रास देने का अधिकार नहीं मिलता, तो धिक्कार था अपने वो सारे 5 कल्याणों के मनाने के पास अर्जित हुए उस पुण्य को, जिसने इतना पुण्य तो अर्जित कर लिया, लेकिन इस पुण्य पर भी साधु को एक ग्रास प्रदान करने का पुण्य भारी पड़ेगा। अब वो सोचता है कि मैं साधु के पुण्य से ईर्ष्या करूं कि सराहना करूं, शायद पहले ईर्ष्या की होगी तब आज जाकर के इस सौभाग्य से मुझे वंचित होना पड़ा, क्योंकि इस साधु देते ही क्या, कोई दाल बच्चा कड़ी रोटियां और सब्जी रोटी, मैं तो अमृत दे सकता हूं, लेकिन मेरे अमृत को ठुकरा करके साधु के पास रह गए हैं, तो साधु ने कुछ तो किया होगा। तो वो जब तक सराहना करता है और साधु की कुटिया के बाहर जाकर के कांटा नृत्य करता है, पंचायत की दृष्टि करता है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे यहाँ तीर्थंकर के रहा हुए हैं। अरे तीर्थंकरों के यदि रहा हुए तीर्थंकर जहाँ विराजमान रहते हैं वहां पर वृष्टि करते, जहाँ पर व्यक्ति विराजमान रहते वहां पर वृष्टि करते, लेकिन वहां वृष्टि नहीं करता, क्योंकि मुनिराज के पास विद्या हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, तीर्थंकरों के पास विद्या हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, इस सालों के पास वो वृष्टि हो रही इसलिए बड़ी बात है, क्योंकि इसका मन पल पल भटकता है, ध्यान लगाने बैठता है तो उठट जाता है, पढ़ाई करने बैठता है तो उठट जाता है, व्यापार में उठट जाता है, गृहस्थी में उठट जाता है, लेकिन जब उसके सामने हाथ पे हाथ रखते साधु ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे 24 मिनट तक साधु आहार करते रहे, तो इसका मन एक पल के लिए चौके के बाहर नहीं आता है। इसलिए इसने बहुत बड़ा काम किया, इसने उसकी लड़ाई है, इसलिए इसकी कुटिया के बाहर पंचायत की दृष्टि करनी है। तो साधु के आहार तो आज भी आपके हो रहे हैं, क्या आहार के बाद आहार के बाद आप ऊपर देखते हो कि सौदा आया कि नहीं आया? देखो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी विशुद्धि इतनी घट गई है। वो साधु की रीति को देखकर इतना पहले आखिरी दृष्टि करता था, ना आज करेगा, लेकिन आपकी विशुद्धि को लेकर पहले करता था, आज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि प्रश्नों के घेरे में आ चुकी है। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिक्षा प्रसिद्धि चिंता चिंतित वस्तुनानि त्वां मानस